तो फिर इसमें बतलाया गया दोस्तों समुद्रगुप्त या जिनके शरीर में युद्ध मैदान में कुठारों कुल्हाड़ियों जैसे भाले तीरों भालों बच्छों और तलवारें योद्धा की गदाएं नुकीली होती थी तथा अन्य सैकड़ों हथियारों के लगे घावों में दाग से भरे होने के कारण वह अन्य सुंदर दिखते थे। यह वर्णन है कि तुम राजा के बारे में क्या बता सकते हो या राजा किस प्रकार से युद्ध लड़ते थे। अगर आपको चित्र में यह दिखाया गया पृष्ठ क्रमांक 105 में है कि जो गौर से देखो और पाओगे कि यह एक क्षेत्र जिसमें हरे रंग लगाया गया है और तुम्हें पूर्वीय समुद्र के तट पर साथ ही एक क्रम में लाल बिंदु दिखेंगे जो पूरी तरह से क्षेत्र बैगनी और नीले रंग के थे, जो पिछले रूप में हमको देखने को मिले हैं, जिसमें कि इनमें बताया गया दोस्तों कि यह मानचित्र में इस तरीके से प्रस्थित से प्राप्त जानकारी के आधार पर बनाया गया है। हरिशेन की 4 प्रमुख प्रकार की राजा और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं, जो हमारे शरीर अथवा नौसैनिक शासकों ये जिन्हें हम समुद्रगुप्त से हराकर अपने समुद्र के और राज्यों का साम्राज्य से मिला लेते थे और फिर इसके बाद उन्होंने दक्षिण पथ के 12 शासक थे, मतलब कि जब दक्षिण प्रांत के जो थे वह 12 शासक थे, जिसके कुछ राजधानियां देखने को मिलती है देखने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु से दर्शाए गए हैं, जो कुछ हार जाने के कारण समुद्र के सामने जो समुद्रगुप्त था उसके सामने समर्पण, मतलब जो राजा हार जाता था उसे समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया जाता था और फिर उन्हें शासकों को शासन फिर जो मतलब कि समुद्रगुप्त के सामने तो उनको प्रस्तुत किया जाता था, तो यदि समुद्रगुप्त उनको शासन करने की अनुमति दे देते थे तो फिर वे शासन करते थे, जिसमें कि वीणा बजाने वाला राजा समुद्रगुप्त के कुछ अन्य गुणों सिक्कों को भी दर्शाया गया, जिसमें समुद्रगुप्त के द्वारा जो उस समय जो प्रचलित सिक्के थे उन सिक्कों को भी दर्शाया गया है। किसमें? इन पात्रों में, जिसमें कि आप देखेंगे कि पड़ोसी देशों के आंतरिक घेरा बैगनी रंग के रंगा हुआ, जिसमें कि आसाम के जातीय बंगाल नेपाल उत्तर पश्चिम से के कई कण थे, जो संघ अध्याय जिसमें हमने 5 में अध्ययन किया। समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, उनकी आज्ञा का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित रहते थे। वह इलाके के शासक जिन्हें नीले रंग में पाया गया संभवतः वह कुषाण तथा शक वंश के थे, जिनको नीले व हरे रंग के पोशाकों में पाया गया वो कौन थे? कुषाण या शक वंश के शासक थे। वह अपनी पुत्रियों का विवाह उससे करते थे। कौन? कुषाण वंश के शासक, जिसमें दोस्तों को आपको इस मैप में भी बताया गया है कि मानचित्र में इलाहाबाद के पुराने खेल या पाटलिपुत्र के बारे में बतलाया गया है, जिसमें कुछ अंतर है, उनको अंतर को देखने के लिए ये देखते हैं दोस्तों। तो इसमें किस तरह के देव? थानसेर है, मथुरा कन्नौज है, प्रयाग है, पाटलिपुत्र या नालंदा है, उज्जैन है, भरूच है, बल्लभी है, सातवाहन का शासक है, अजंता है, अमरावती है और फिर हेलोल है, चालुक्य है, फिर पल्लव कंचीपुरम चोल चेर पांडे, ये सभी प्रकार के जो राज करने वाले शासक मिलते हैं, जिसमें महाबलीपुरम अरुकामेंडू पुहार है, फिर अरब सागर है, इस साइड अरब सागर मिलेगा, इस तरफ आपको बे ऑफ बंगाल मिलेगा। फिर आगे देखते हैं दोस्तों कि इनमें कौन कौन सी वंशावली थी और कब लागू हुई थी।
तो अब बात करते हैं कि विक्रम संवत कब से था। 58 ईसा पूर्व से प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परासंगम परा परंपरागत रूप से गुप्त काल के राजा कौन थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता। मतलब कि जो विक्रम संवत जो था वह राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें शकों पर विजय प्राप्त कर विजय के प्रतीक के रूप में भी संवत की स्थापना की, उपाधियों की धारण भी प्राप्त की थी। फिर वंशावली में देखते हैं वस्तु अधिकांश प्रस्तियां शासकों के पूर्वज के बारे में भी बताती है। यह प्रस्थित भी समुद्रगुप्त की प्रतिमा यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। जो उनकी माँ को कुमार देवी कौन थी, कुमार देवी लिच्छवी कर्ण की, और पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के शासक थे जिन्होंने महाधिराज जैसे बहुत बड़ी उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने भी यह उपाधि धारण की थी। मतलब कि समुद्रगुप्त जो था उसने भी इस प्रकार की उपाधि धारण की थी, जो कि उसके दादा परदादा महाराजा के रूप में भी उल्लेखित है। उससे यह आभास मिलता है कि धीरे धीरे जब वह गुप्त वंश बढ़ता गया तो उनकी उपाधियां भी हिसाब से सजा का, महाराजा, अधिराज, महाराज इत्यादि। फिर समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद शासकों के उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय वंशावली के पूर्वज की सूची में से भी जानकारी मिलती है कि उनके बारे में अभिलेखों तथा सिक्कों से पता चलता है कि पश्चिम भारत के सैन्य अभियान अंतिम शासक को भी परास्त किया था। किसने? चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वान से भरा हुआ, मतलब कि उनके दरबार में हर तरह के विद्वान थे जो कि उनको समय समय पर सलाह दिया करते थे। और कालिदास, खगोल शास्त्री, आर्यभट्ट दरबार में थे। उनके विषयों में जानकारी हम अध्याय 11 में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो हर्ष तथा हर्ष और हर्षचरित क्या है? जिस तरह गुप्त वंश के शासकों के बारे में अभिलेख तथा सिक्कों से पता चलता है, उसी तरह गुप्त शासकों के जीवनों से भी पता चलता है कि करीब 400 साल पहले 1400 साल पहले करीब कितने 1400 साल पहले वह शासन किया। तो उनके दरबारी कवि कौन थे? वाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी हस्तचरित लिपि लिखी। किनकी? चंद्रगुप्त द्वितीय की। किसने लिखी? जो कि उनके कौन थे? वाणभट्ट, जो कि संस्कृत की एक जीवनी हस्तलिपि लिखी थी। तो हर्षवर्धन के वंशावली देते हुए उनके राजा बनने का तक वर्णन किया। किसने किया था? वाणभट्ट ने। चीनी यात्री षोएनसांग जिनके बारे में तुमने अध्याय 9 में विस्तृत रूप से पढ़ा, काफी समय के लिए हर्ष के दरबार में रहे। कौन? चीनी यात्री हर्षयांग। और फिर वहाँ वे जो कुछ देखा करते थे उसका वहाँ पर जो देखा करते थे उसका विस्तृत रूप से वर्णन करते थे। तो फिर वह अपने पिता के और छोटे बेटे नहीं थे। उन्होंने अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने के बाद थानेसर के राजा बने। मतलब कि अपने भाई और पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने के बाद वह थानेसर के राजा बने। उनके बहनों कौन थे? वह कन्नौज के शासक थे। जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो कन्नौज को भी अपने अधीन कर लिया। मतलब कि जो बंगाल का जो शासक था तो उनको भी उन्होंने मार डाला और बंगाल पर कन्नौज पर शासन अधीन करके वह बंगाल पर आक्रमण कर दिया। तो फिर क्या हुआ बच्चों?
मगध और बंगाल को जीतकर पूर्व में जितनी सफलता मिली उतनी ही सफलता अन्य जगहों में नहीं मिली। मतलब कहने का ये हुआ कि मगध साम्राज्य और बंगाल साम्राज्य में जितनी सफलता मिली थी उसके अपेक्षा अन्य राज्यों अन्य जगहों पर उनको इतनी सफलता नहीं मिली थी। जब वह उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोका। जब वह दक्कन की ओर बढ़ने लगे तो उन्हें चालुक्य वंश के शासक कौन थे, पुलकेशिन द्वितीय, उन्हें जाने से रोका। तो भारत की राजनीतिक मानचित्र में हम सूची बनाओ, हर्ष के बंगाल नर्मदा पार करने आज किन किन राज्यों में से होकर गुजरती है। मतलब कि नर्मदा नदी जो होती वह आज की स्थिति में देखें तो वह किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो सबसे पहले इसमें है पल्लव, चालुक्य और पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियाँ किस प्रकार की थी। तो इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे। मतलब कि दक्षिण भारत का जो क्षेत्र था उसमें सबसे पहले कौन थे, पल्लव और चालुक्य, जो सबसे महत्वपूर्ण राजवंश के रूप में उभरे थे। तो पल्लव का राज्य उनकी राजधानियाँ जैसे कि क्या थी, कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों से लेकर जो कावेरी नदी का जो डेल्टा वाला क्षेत्र है वहां तक फैली थी। जबकि चालुक्य ने अन्य राज्यों में जैसे कि कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच में थी। तो इस प्रकार चालुक्यों की राजधानी कौन सी थी, वह ऐल्होल थी। तो यहाँ पर एक सवाल बन सकता है, चालुक्य वंश जब शासन कर रहे थे तो उनकी प्रमुख राजधानियाँ कौन सी थी। तो इसमें जवाब मिलेगा आपको ऐल्होल थी वह चालुक्य वंश की राजधानी थी। तो इस प्रकार प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। क्यों, चालुक्यों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र था जो धीरे धीरे एक धार्मिक केंद्र भी बन गया। जो व्यापारिक केंद्र था उनका वह धीरे धीरे जैसे चलते गया तो वह एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, जहाँ पर कई तरह के मंदिर थे जो कि पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमा पर आक्रमण करते थे। जो कि इस साइड पल्लव हुए, इस साइड चालुक्य है, जो कि एक दूसरे की सीमा पर आक्रमण करते थे। मुख्य रूप से राजधानियां के निशाना बनाया जाता, मतलब कि इनका इस साइड क्या हुआ पल्लव, इस साइड क्यों हुए चालुक्य। जब इस साइड से भी ये आक्रमण करते थे, इस साइड से जब ये आक्रमण करते थे, इनका मुख्य उद्देश्य यह था कि इनकी जो मुख्य राजधानियां थी उन पे आक्रमण करना, राजधानियों पर आक्रमण करना था, जो कि उसका समृद्ध शहर थे। मतलब कि जो राजधानियों में जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध समृद्ध शहर थे उन पर आक्रमण करना था। पुलकेशिन द्वितीय ने सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे। पुलकेशिन द्वितीय जो थे वह सबसे प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे, जो इनके बारे में हमें उनके दरबारी रवि कीर्ति के द्वारा रचित परिस्थितियां से पता चलता है कि इसमें उनके पूर्वजों खासतौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है। पुलकेशिन द्वितीय ने अपने चाचा को भी राज्य में मिला लिया था। किसने, पुलकेशिन द्वितीय ने। तो अब देखते हैं बच्चों आगे, अब बात करते हैं हम रवि कीर्ति के अनुसार उन्हें पूर्व और पश्चिम के दोनों समुद्री तट में के इलाके में अभियान चलाया। किसने, रवि कीर्ति ने पूर्व और पश्चिमी तटों पर दोनों साइड से एक अभियान चलाया, जिसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका। मतलब जो राजा हर्ष था उसको भी आगे बढ़ने से रोका। किसने, पुलकेशिन द्वितीय ने। तो हर्ष का अर्थ आनंद होता, हर्ष मतलब अत्यधिक आनंद होना। कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद जब हर्ष नहीं रहा तो पुलकेशिन द्वितीय ने भी पल्लव राजा के ऊपर आक्रमण किया, तो उन्हें कांचीपुरम की दीवार पर पीछे शरण लेनी पड़ी थी। मतलब जब पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव के ऊपर आक्रमण किया तो उन्हें किसकी शरण लेने पड़ी थी, कांचीपुरम की दीवारों के पीछे शरण लेने पड़ी थी, क्योंकि उसके पीछे सैनिक लगे थे जो कि उसको पकड़ना चाहते थे। तो इस प्रकार यह चालुक्य की विजय का अल्पकालीन था
अल्पकालीन थी और लड़ाई के दोनों वंश दुर्बल हो गए, मतलब कि जो चालुक्य था और पांड्य था द्वितीय हो गए, और पल्लव और चालुक्यों तो अन्य राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने भी समाप्त कर दिया। उनका जो शासन था उन्हें चोल वंशों ने भी समाप्त कर दिया, जिसके बारे में तुम कक्षा 7 में आने की आगे की क्लास में पढ़ोगे। तो अब देखते हैं और दोस्तों आगे कि इन राज्यों से क्या पता चलता है, इन राज्यों का प्रशासन से कैसे चलता था, मतलब जो राज्य थे उनका शासन किस तरह से चलता था। तो पहले राजाओं की तरह इन राजाओं की भूमि भी सबसे महत्वपूर्ण बन रहा था, और प्रशासन की प्राथमिक इकाई या गांव होती, मतलब कि जो प्रशासन करने वाला था उनकी सबसे महत्वपूर्ण इकाई को हुआ करती थी गांव से ही वो प्रशासन या प्रशासन किया करते थे। वह धीरे धीरे नए बदलाव लाए गए। राजाओं ने धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, सैन्य शक्ति के रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई तरह के कदम उठाए। उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे, जी हाँ दोस्तों, कि कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद आनुवंशिक बन गए, अर्थात वह बेटे अपने पिता का पद पाते थे, मतलब कि जो उनके पिता जो वहाँ पर काम करते थे, जब पिता वहाँ से रिटायर हो जाते थे उनका पद जो था वह उनका बेटा पाता था। तो कवि हरिश्चंद्र ने अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। तो कभी कभी एक ही व्यक्ति को कई पदों का कार्य करना पड़ता था, मतलब जो एक व्यक्ति है उसको जो अन्य कार्य दिए गए उसके अलावा और अन्य कार्य भी करना पड़ता था। जी हरिश्चंद्र के महादंडनायक होने के साथ साथ वह कुमारामात्य अर्थात वह महत्वपूर्ण मंत्री तथा एक संधि विग्राहिक अर्थात युद्ध में शांति के विषयों का भी मंत्री था। संभवतः यह प्रशासन स्थानीय प्रशासन के मुख्य व्यक्तियों का जो बहुत बोलबाला, मतलब कि सबसे ज़्यादा चर्चित व्यक्ति थे, जो कि नगर श्रेष्ठ में यानी मुख्य बैंकर या शहर व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारी के काफिले, नेता का प्रथम गुटी, करदात की मुख्य शिल्पकार का स्थलों यानी लिपिकों के प्रधान जैसे लोग आते थे। तो अब आगे बात करते हैं बच्चों कि इस तरह से नीतियों का कुछ प्रभावशाली होती थी, जो समय के साथ साथ उनसे व्यक्ति को अधिक शक्तिशाली, मतलब कि जैसा समय बीतता जाता है उसी तरह लोग जो होते वह अत्यधिक शक्तिशाली हो जाते हैं, अर्थात वह राज्य भी स्थापित कर लेते हैं। सोचकर बताओ कि अफसरों का पद आनुवंशिक कर देने क्या क्या फायदे हैं, क्या क्या नुकसान है। तो इसमें बताया गया है कि एक नए प्रकार की सेना, मतलब कि एक जो सेना है उसको नए प्रकार से कैसे संगठित किया जाए इसके बारे में बतलाया गया है। कुछ राजा अभी भी पुराने राज्य की तरह ही सुसंगठित सेना रखते थे, मतलब जो राजा जो हुआ करते थे वह पुराने राजा की तरह ही वह सेना को सुसंगठित या अच्छे तरीके से उनको प्रशिक्षित करके रखा जाता था। जैसे हाथी, रथ, घुड़सवार और पैदल सिपाही होते थे, जो साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे। आवश्यकता पड़ने पर राजा सैनिकों की सहायता करते थे, मतलब कि सैनिकों की यदि आवश्यकता है तो उनकी रक्षा राजा भी किया करते थे, जो कि बदले में इनमें कुछ भूमि दान दिया करते थे, और कुछ भूमि से एक भूमि तो दान दिया करते थे और उन भूमि से कुछ में वह कर भी वसूला करते थे। तो इन सैन्य घोड़ों को देखभाल भी करते थे, साथ ही वे इससे युद्ध हथियार जुटाने की तरह की व्यक्ति समर्थक कहलाते थे, और कहीं कहीं शासक दुर्लभ भी होते थे और वह स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे, मतलब कि जो शासक थे उनके अधीन ना रहकर वह एक तरीके से स्वतंत्र भी होना चाहते थे। तो इसमें दक्षिण के राज्यों की संभावना, पल्लव के अभिलेखों से कई स्थानों पर संभावना या चर्चा है कि यह था कि ब्राह्मण भूमिहीन गठबंधन, जिसे कि
सभा कहते हैं। यह सभा समिति उप समितियाँ के जरिए सिंचाई, खेती-बाड़ी जुटाने के काम भी करते थे, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिर की देखभाल आदि का काम भी करते थे। ये भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहाँ के नामक या ग्राम भी होने की बात कही गई थी। नगरम व्यक्ति एक संगठन का नाम था। नगरम व्यक्ति किसका नाम था? यह संगठक व्यापारियों का संगठक का नाम था। कौन सा नाम था? नगरम। तो इस तरह संभवतः इन सभी सभाओं पर भी धनी तथा शक्तिशाली स्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था, जिनमें से कुछ बहुत से स्थानीय सभा का काम किया करते थे। तो अब आगे देखते हैं दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों उस जमाने के लोग कैसे हुआ करते थे। तो जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। तो इस तरह चलो कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास ने अपने नाटक में राजदरबार के जीवन के चित्रण के लिए प्रसिद्ध थे। इन नाटकों में एक रोचक बात यह थी कि राजा और अधिकांश ब्राह्मण संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग महिला प्राकृत बोलते हुए दिखाए गए हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शकुंतलम था। कौन सी? कालिदास की सबसे प्रसिद्ध नाटक कौन सा हुआ करता था? वह शकुंतलम। दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी को दर्शाया गया है। किसमें? उस नाटक में, जिसमें गरीब मछुआरों के साथ साथ राज्य कर्मचारी और दुर्व्यवहार की बात को भी दर्शाई गई है। जिसमें हम देखेंगे दोस्तों कि इसमें एक मछुआरे को एक अंगूठी मिली, मतलब कि जो मछुआरे था उसे राजा की अंगूठी मिली, मतलब कि मछली ने खा ली थी। तो एक मछुआरे को एक कीमती अंगूठी मिली, जो अंगूठी राजा के शकुंतला को भेंट में दी गई। किसने? राजा ने शकुंतला को भेंट में दी गई थी। और वह अंगूठी दुर्भाग्यपूर्ण से वह एक मछली ने निगली, मतलब कि जब राजा की जो अंगूठी थी वह दुर्भाग्यपूर्ण से वह एक अंगूठी निकल गई, तो वह मछली ने निगल ली। जब मछुआरा को अंगूठी को देखकर वह राजमहल पहुंचा तो द्वारपाल ने उसे उस चोरी का आरोप लगाया कि द्वारपाल ने कहा कि तुमने राजा की अंगूठी चुराई लगाया। तो उस पर पुलिस अधिकारी से भी बहुत बुरी तरह से पेश आए। जो पुलिस अधिकारी थे वह भी बुरी तरीके से पेश आए। राजा उस अंगूठी को देखकर बहुत खुश हुआ और उन्होंने मछुआरों को इनाम दिया। पुलिस वाला और द्वारपाल मछुआरों को इनाम का कुछ हिस्सा हड़पने की कोशिश करने लगे। कौन? पुलिस वाले और द्वारपाल जो उस मछुआरे को राजा के द्वारा दिए गए उपहार जो मिला था उसे पुलिस वाले और जो द्वारपाल था उसको हड़पने की कोशिश करने लगे। तो आज अगर किसी गरीब आदमी को कुछ मिलता है तो वह पुलिस में खबर करता है, तो उसके साथ साथ इसी तरह का बर्ताव किया जाता है। इस प्रसिद्ध व्यक्ति का नाम बताओ जिसने प्राकृत में उपदेश दिया, और एक राजा का नाम बताओ जिसने कि प्राकृत में अपने अभिलेख को लिखवाया, जिसमें अध्याय 6 और 7 में हमने देखा था। अब देखते हैं बच्चों, चीनी तीर्थयात्री फासियान का अध्ययन उन लोगों को दुर्गति पर भी गया जिन्हें उन्हें शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। किसको? चीनी यात्री फासियान को। उन्हें शहरों के बाहर रहना पड़ता था। वे लिखते हैं कि अगर इन लोगों को शहर या बाजार में भीतर आना होता है तो वह अफवाह करने के लिए लकड़ी की एक टुकड़े पर खोट करते हैं और आवाज़ सुनकर लोगों को सतर्क करते हैं कि छू जाने
या किसी प्रकार के संपर्क से बचाते हैं, उन्हें छूते या किसी प्रकार के उनके संपर्क में आने से बचाते हैं। जब जगह बाणभट्ट के द्वारा यह अभियान पर निकले राजा की सेना बड़ी सजीव चित्रण किया। किसने? बाणभट्ट ने। अब देखते हैं दोस्तों राजा की सेना किस प्रकार निकलती है। तो राजा की बड़ी मात्रा में राजो सम्मान से लेकर यात्रा करते थे। उन्हें हथियार के लिए अतिरिक्त रोजमर्रा के जीवन में आने वाली हर चीज जैसे बर्तन है, असबाब है, जिस सोने के पायदान भी शामिल थे, जिसमें खाने पीने के सामान, बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां, मसाले आदि है विभिन्न प्रकार की चीजें सम्मिलित थी, जिसमें कई चीजें रेल ठेले गाड़ियों तथा ऊँटों और हाथियों में वह सामान जिसमें जानवरों के पीठ में लादकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता था, जिसमें संगीतकार जैसे बड़े बड़े नगाड़े हैं, बिगुल है और तुरही बजाते हुए चलते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांव वालों को उनका सत्कार करना पड़ता था, मतलब कि जब राजा उस गांव से निकलते थे तो उनका सम्मान या सत्कार करते थे, जैसे करना ही पड़ता था, जिसमें दही, गुड़, फलों, उपहार भी जानवरों को चारा भी देते थे। राजा से भी मिलना चाहते थे ताकि वह शिकायत का अनुरोध किसके सामने? राजा के सामने प्रस्तुत कर सकें और उनकी समस्या को भी बतलाते थे। ये सेनाएं पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ती जाती थी, मतलब कि सेना आगे आगे चलती थी, पीछे निशानी विभिन्न प्रकार के निशान जो चलने के रहते उस निशान को छोड़ते जाती थी। अक्सर यह गांव वाले झोपड़ियों हाथी कुचल डालते, मतलब कि गांव में जो विभिन्न प्रकार छोटी छोटी झोपड़ियां थी, जब हाथी चलते थे तो उन झोपड़ियों को चलने से वह कुचल कर आगे निकल जाते थे और व्यापारी काफिले में जूते, बैल, हलचल जैसे माहौल डर कर भाग पड़ते थे। मतलब इस प्रकार के जब वो माहौल देखते थे, वह छोटे छोटे वर्ग के जो लोग होते वह कि भाई अब राजा की सेना आने वाली है, तो वह आगे निकल जाते थे घर छोड़ करके। इस प्रकार वह बाणभट्ट लिखते हैं कि पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब गई, मतलब कि इस तरह से जब वह चलते थे तो वह दुनिया पूरी वह धूल के गर्त में डूब गई। तब सेना के साथ ले जाने वाले चीजें की सूची बनाओ, कि मतलब कि जब राजा चलता था तो वह किन किन चीजों को लेकर साथ में चलता था। तो इसमें बताया गया है दोस्तों अन्यत्र के बारे में। अन्यत्र क्या है, जिसमें हमने आगे पढ़ा है, और भूमि के छोटे भी सदियों के, जैसे कि अरब यातायात का एक बहुत बड़ा केंद्र कौन सा था? अरब देश था जो कि बहुत यातायात का बहुत बड़ा केंद्र था। दरअसल अरब व्यापारी जो होते वह नाविकों से भारत तथा यूरोप के बीच समुद्र मार्ग से आया करते थे, व्यापार के लिए आया करते थे, जो उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे अरब में रहने वाले अन्य लोग जो होते थे वह बेदुइन थे, मतलब कि अरब में जो लोग रहते थे उनको क्या कहा जाता है? बेदुइन कहा जाता है। जैसे कि वह घुमक्कड़ कबीले होते थे, उसी टाइप से उनको बोला जाता था। ऊँटों पर आश्रित होते थे, क्योंकि वह ऐसा मजबूत जानवर जो कि मरुभूमि में भी स्वस्थ रह सकता, क्योंकि ऊँट जो होता है वह ऐसा जानवर है जो कि मरुभूमियों में भी अच्छे तरीके से स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकता है अन्य जानवरों की अपेक्षा। तो लगभग 1400 साल पहले पैगंबर मोहम्मद ने अरब इस्लाम नामक एक धर्म की शुरुआत की थी। किसने? हजरत पैगंबर ने। कब? 1400 साल पहले। कौन सा धर्म की? इस्लाम धर्म की। ईसाई धर्म की इसी तरह इस्लाम धर्म ने भी अल्लाह को सर्वोपरि माना। किसको सर्वोपरि माना? अल्लाह को सर्वोपरि माना। इसके बाद भी सभी को समान माना गया, और यह इस्लाम धर्म पवित्र ग्रंथ के कुरान का एक अंश दिया गया। किसको? इस्लाम धर्म को कुरान का क्या कहा गया? एक पवित्र ग्रंथ कहा गया।
तो इस तरह मुसलमानों में स्त्रियां पुरुषों के लिए विश्वास रखने वाले, स्त्रियों और पुरुषों के लिए भी भक्त स्त्रियां और पुरुषों के लिए सच्चे स्त्रियां और पुरुष के लिए धैर्यवान और स्थिर मन के, स्त्रियों के पुरुषों के लिए दान देने वाली स्त्रियों और पुरुषों के लिए उपवास रखने वाली स्त्री और पुरुषों के लिए अपने पवित्रता बनाए रखने वाली स्त्री और पुरुषों के लिए अल्लाह को हमेशा याद करने वाली स्त्री और पुरुषों के लिए अल्लाह ने सबके लिए क्षमा और पुरस्कार रखा है। अगले 100 सालों के दौरान इस्लाम इन्हीं अफ्रीकन स्पेन, ईरान, जिसमें कि अफ्रीका, उत्तरी अफ्रीका, स्पेन, ईरान और भारत में फैल गया। धीरे धीरे करके यह भारत में भी फैल गया। अरब के नाविक ने जो उपमहाद्वीप की तटीय बस्तियों से पहले वहां से तो वह तटीय बस्ती से परिचित थे, तो अब वह धीरे धीरे करके वह अरब सिपाहियों के करीब करीब 1300 साल पहले सिंध जो कि आज पाकिस्तान में है, उसको जीत लिया था। किसने? अरब लोग। आओ दोस्तों अब देखते हैं कि उपयोगी शब्द कौन कौन से इसमें बतलाया गया है। परिस्थितियाँ क्या है, आर्यवर्त क्या है, दक्षिणापथ क्या है, वंशावली क्या है, अनुवांशिक पदाधिकारी क्या है, सामंत क्या है, सभा क्या है, नरम क्या है, इनके बारे में आपको बतलाना है। तो इसमें कुछ सही गलत के बारे में क्वेश्चन दिए गए हैं, उनको हल करना है। हरिशरण ने गौतमी पुत्र के श्री सत्यकर्णी की प्रशंसा प्रस्ति लिखी, क्या यह सही है? आर्यवर्त के शासक समुद्रगुप्त ने भेंट लाते थे, क्या ये वाक्य सही है? तो इसको सही करने की कोशिश कीजिएगा। फिर इसमें बतलाया गया दक्षिण पथ के 12 शासक थे, क्या यह वाक्य सही है? गुप्त शासकों के नियंत्रण में 2 महत्वपूर्ण केंद्र तक्षशिला है और मदुरै है, क्या यह सही है? ऐहोल पल्लव की राजधानी थी, क्या यह वाक्य सही है? दक्षिण भारत में स्थानीय सभाओं और संधियों भी काम करते थे, क्या यह सही है? कोशिश कीजिएगा आंसर देने की। और फिर ऐसे 3 लेखकों के नाम बताओ जिन्होंने हर्ष के बारे में लिखा। तो हमने अभी इस अध्याय में पढ़ा कि 3 प्रमुख लेखक थे जो हर्ष के बारे में लिखे थे। इनका आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना। इस युग में सैन्य संगठन का क्या बदलाव हुआ, इसके बारे में लिखना है। इस काल के प्रशासनिक व्यवस्था के तुम्हें क्या क्या नई जानकारी मिलती है, इसके बारे में भी लिखना है। तो इसमें देखते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तिथियां, जैसे गुप्त वंश की शुरुआत कब से हुई? 1700 साल पहले से। हर्ष का शासनकाल कब से हुआ? 1400 साल पहले से। तो इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए दोस्तों, आपको इनको पढ़ के और इनका जवाब ढूंढने की कोशिश करना। क्योंकि इसका पूरा जवाब आपको मिल जाएगा इस वीडियो में, जो हमने अभी इस लेसन में इसमें चर्चा की है, उसी के आधार पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हमारा लेसन 10 कंप्लीट हुआ। अब बात करेंगे हम चैप्टर 11 के। चैप्टर 11 में क्या लिखा है, तो इसके बारे में देखते हैं दोस्तों। इमारत, चित्र तथा किताबें। इमारत क्या है, चित्र क्या है, किताबें क्या हैं। मारुत सामिम और लौह स्तंभ। मारुत साहिम और लौह स्तंभ के बारे में बतलाया गया है। मारुत सामिम आज बहुत खुश था। मारुत सामिम जो था वह आज बहुत खुश था। परिहारदार कुर्सी में बिठाकर उसका भाई उसने कुतुब मीनार दिखाया, मतलब कि उसका जो भाई था उसने कुर्सी में बिठाकर क्या किया, उसको कुतुब मीनार दिखाया। प्रसिद्ध लौह स्तंभ के सामने ले गया और धूलें भरे पथरीले रास्तों में वह रैंप के सहारे यहाँ से यहाँ तक तथा अन्य मुश्किल आई, जिस पर कि वह अनुभव इस मारुत सामिम को कभी नहीं भूल पाएगा, क्योंकि उसने उसको विस्तृत रूप से बतलाया और उसको वहाँ जाने के लिए प्रेरित किया और उनको उन चीज़ों के कुतुब मीनार के बारे में
विस्तृत रूप से घुमाया और उसके बारे में जानकारी दी। तो धातु विज्ञान क्या है दोस्तों? तो प्राचीन भारत धातु वैज्ञानिक के वैज्ञानिक ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया, जो कि पुरातात्विक खुदाई से यह दर्शाया गया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पकार थे। मतलब कि जो हड़प्पावासी थे वह कुशल शिल्पकार थे, जो अन्य प्रकार की वस्तुओं का निर्माण किया करते थे, जैसे तांबे, धातु तस्क, धातु शोधन की जानकारी मिलती है। उन्हें तांबे और टिन को मिलाकर क्या बनाते थे, वो है कांसा भी बनाया जाता, मतलब कि तांबा और टिन को मिलाकर फिर कांसा बनाया जाता था, फिर उससे जड़ी वस्तुओं बर्तनों का निर्माण करते थे। जैसे कि हड़प्पावासी कांस्य युग के बड़े युग और उत्तराधिकारी लोहा युग के संबंध में भारत तथा अत्यंत विकसित किस्म के लोहा का निर्माण करता था, जैसे कि खोटा लोहा मिलेगा, पिटवा लोहा मिलेगा और ढलवा लोहा। ये लोहे की 3 प्रकार की वैरायटी है। तब देखते हैं दोस्तों हम लोहे का स्तंभ। लोहे का स्तंभ क्या होगा? ये कि लोहा हुआ करता था, इसमें विभिन्न प्रकार के डिजाइन करके उसको नीचे जमीन पे यानी कि लगा दिया जाता था और बहुत बड़ा यह पूरा लोहे का खंभा हुआ करता था, मतलब कि है। महरौली दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर पर खड़ा एक लोहा स्तंभ है, जो कि भारतीय शिल्पकारों ने अपनी कुशलता से एक अद्भुत उदाहरण दिया, जिसकी ऊंचाई आपको मिलेगी 7.2 मीटर है। इसका वजन है 3 टन। इसका कुल वजन कितना है? 3 टन। इसका निर्माण आप देखेंगे कि 1500 साल पहले हुआ था, जिसके बनने के बाद भी इस अभिलेख में मिलते हैं, जिसका नाम चंद्र नाम के एक शासक ने जिक्र किया था। किसका? इस लोहे के स्तंभ की जिक्र किसने किया? चंद्र नामक शासक ने किया था। संभवतः यह गुप्त वंश का था, जिसमें कि आचार्य की इस प्रकार की बातों को वर्षों तक बाद भी हम इसमें जंग नहीं लगता, क्योंकि इसमें पॉलिसी इस तरीके से इसमें डिज़ाइन किया गया कि इसमें कितनी भी बारिश हो जाए तो इसमें जंग नहीं लगेगी। ईंटें और पत्थरों की इमारतें, मतलब कि ईंटें और पत्थर की इमारतें किस प्रकार की थी? तो हमारे शिल्पकारों की कुशलता के नमूने में स्तूपों जैसे कुछ इमारतें में भी देखने को मिलते हैं। स्तूप एक का शाब्दिक अर्थ एक टीला होता था, मतलब कि स्तूप जो होता था वह इसका शाब्दिक अर्थ यह हुआ कि यह एक प्रकार का टीला होता था, जिसमें हालांकि स्तूप विभिन्न आकार के थे, कभी गोल, कभी लंबे तथा कभी बड़े। सब कुछ एक समानता है, जिसमें कि कुछ स्तूप सभी भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता था। जिसमें कि डिब्बों में बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष, जो डिब्बा रखा रहता था उसमें बुद्ध या उनके अनुयायियों के कुछ अवशेष मिलते थे। जैसे कि दोस्तों इसमें बतलाया गया है कि यह क्या है? यह एक सांची स्तूपा है। क्या है? यह एक सांची स्तूपा है। इसमें किस तरीके डिज़ाइन किए पत्थरों को काटकर बनाया गया है, जिसमें कि 3 श्रेणियाँ के इसमें 3 इसमें ये पात्र लगे, मतलब कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस तरीके से इसको काट कर के विभिन्न आकृति देकर को बनाया गया है। यह हड्डी राख और उनके प्रयुक्त कोई ऐसी कीमती पत्थर जिसके सिक्के रहते थे, जिसमें धातु मंजूषा कहते थे। प्रारंभ स्तूप धातु मंजूषा के ऊपर रखा मिट्टी का एक टीला होता था। बाद में इस टीले को ईंटे से ढक दिया जाता था और बाद के काल में उस गुंबद नुमा ढांचे को तराशे जाता था, फिर तराश कर इसे पत्थरों से ढक दिया जाता, जिसमें स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए कुछ अन्य व्रतकार, इसमें कि प्रशिक्षणापद कहते हैं, जिसमें अन्य व्रतकार की वस्तु मिलती है, उन्हें क्या कहते हैं? प्रदक्षिणापद कहते हैं। इस रास्ते को रेलिंग से घेर लिया जाता, मतलब कि एक
रेलिंग बना दी जाती है, मतलब कि ये क्या हुआ, स्तूपा हुआ, इसके चारों ओर क्या कर देते थे, वह रेलिंग के रूप में बना देते थे, जिसे हम वेदिका कहते हैं। वेदिका प्रवेश द्वार बने होते थे, रेलिंग का तोरण प्राय मूर्तिकला और सुंदर आकृतियों से भी बनाया जाता था। मानचित्र में तो आपने अमरावती को ढूंढो और यहाँ कभी एक भव्य स्तूप हुआ करता था, मतलब कि अमरावती में भी एक बहुत बड़ा भव्य स्तूप हुआ करता था, जो कि 200 साल पहले ही स्तूपों को सजाने के लिए शिलाओं का चित्र देखने को मिलते हैं। मतलब कि शिलाओं में चित्र को उकेरा गया, मतलब कि विभिन्न तरीके से इसको तराशा गया। कई पहाड़ियों को काटकर बनी हुई गुफाएं बनाई गई हैं। इस तरह की कीमती गुफाएं, मूर्तियां, चित्रों के आदि द्वारा सजाए जाते हैं। इन गुफाओं को, मूर्तियों को ढांचे के रूप में या उनको काट कर विभिन्न खुदाओं के खुदाव करके उनको विभिन्न रंगों से तराशा जाता था और इनका निर्माण, जैसे कि विष्णु, शिव, दुर्गा, देवी देवताओं की पूजा भी करते थे। मंदिरों में कुछ महत्वपूर्ण गर्भगृह होता था, जहां पर कुछ देवी देवताओं की भी मूर्तियां मिलती हैं। इसके बारे में सांची स्तूप जो है, अभी देखा आपने, ये सांची स्तूप है, जिसके बारे में चित्र दर्शाया गया है, जो कि मध्य प्रदेश में है। सांची स्तूपा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। सांची स्तूपा कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। इस तरह के स्तूपों का निर्माण कई सौ साल तक चलता रहा और इस स्तूप में ईंटों का प्रयोग संभवतः अशोक ने अध्याय 7 के जमाने में किया था, जिसका प्रवेश द्वार के बाद शासकों का काल भी जोड़े गए, जिसमें इसमें दर्शाया गया कि अमरावती में 20वीं अमरावती के बाएं शिलाकृति है, जिसके बारे में चित्र में दिखाया गया। फिर इसमें देवी देवताओं की मूर्तियां भी एक स्थान से इसी स्थान में पुरोहित और धार्मिक अनुष्ठान करते थे, मतलब जिस स्थान पे मूर्ति रहती थी उसी स्थान पर पुरोहित वर्ग जो था वह धार्मिक अनुष्ठान और पूजा पाठ भी करते थे, जो कि अक्सर गर्भगृह का एक पवित्र स्थान के रूप में भी दिखाने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं बच्चों आगे कि इस तरह के ये मंदिर बना करते थे। इसमें एक बहुत बड़ा गर्भगृह हुआ करता था, जिसके बाएं और उत्तर प्रदेश के भीतर गांव की एक आरंभिक मंदिर है, जो कि 1500 साल से पहले पक्की ईंटों की बनाई गई थी। पक्की ईंटों और पत्थरों से बनाया गया था। दाएं और महाबलीपुरम का एक आकस्मिक मंदिर है, जिसमें कि प्रत्येक मंदिर की एक विशाल पहाड़ी को काटकर इसको बनाया गया। भीतरगांव के जैसे मंदिरों के ऊपर काफ़ी ऊंचाई तक है इनका निर्माण किया था, जिसमें कि शिखर, जैसे कि इनको काटकर बनाया जाता था, जिसको ऊंचे गुंबद या के रूप में बनी होती थी, उन्हें क्या कहते थे? उन्हें कहते थे शिखर। इसका निर्माण कठिन कार्य करने के लिए सावधानी से योजना बनानी पड़ती थी। फिर अधिकांश मंदिरों का मंडप नाम एक जगह से होता था, जिसको एक सभागृह कहते थे, जो लोग इकट्ठा हो। सभागृह का तात्पर्य यह है कि दोस्तों कि जहाँ पर एक बहुत बड़ा स्थान रहता था, जहाँ पर विभिन्न प्रकार के सभी लोग आते थे और उसमें सभी चर्चा करते थे, जिसे हम क्या कहते हैं? सभागृह कहते हैं। जिसमें इसमें दर्शाया गया दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसमें एक विशाल भव्य मंदिर का निर्माण किया, जो पत्थरों की शिलाओं को काटकर बनाया गया है, और इसके अंदर एक सभागृह बनाया गया है, जिसमें कि सभी लोग बैठकर उसमें बात करते थे, उसको सभागृह कहते हैं। तो अब आगे देखते हैं बच्चों कि स्तूप, इसमें बताया गया है कि स्तूप और मंदिर किस तरह बनाए जाते थे, इनका निर्माण किस तरीके से किया। स्तूपों तथा मंदिरों बनाने की प्रक्रिया में कई अवस्थाएं आती हैं, जिसके लिए काफ़ी धन खर्च होता, मतलब कि इस तरह के वस्तुओं का निर्माण करने में बहुत अधिक मात्रा में धन खर्च होता है
और आमतौर पर यह राजा या रानी इन्हें बनवाते थे, क्योंकि राजा रानी की यादों के लिए इस प्रकार की जगह का निर्माण करते थे, जिसमें कि उनकी याद के लिए पहला काम अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढ कर लाते थे, शिलालेखों को खोद कर निकाला जाता था। फिर मंदिरों या स्तूपों के लिए सोच विचार करके तय किया जाए और शिलालेखों को पहुंचाना होता था, और यह पर पत्थरों को काट कर छांट कर विभिन्न प्रकार की कलाकारियों के द्वारा उनको तराशा जाता था। इनको दीवारों चौखटों पर वह छतों या दीवारों को आकार दिया जाता था। इन सब के तैयार हो जाने के बाद उन्हें जगहों पर लगाया जाता था, और फिर उन्हें जगहों पर लगाने में लिए काफ़ी मुश्किल आती थी। जिसकी बाएं ओर उड़ीसा का जैन मठ है, जो पहाड़ी को खोदकर बनाया गया 2 मंजिला इमारत को बनाया गया है, जिसमें कि कामगारों प्रवेश द्वारों को ध्यान में देखते हुए इन जैन भिक्षुओं ने भी ध्यान करते हैं, जो कि पृष्ठ क्रमांक 14 में स्पष्ट रूप से दर्शाया गया, जिसमें आप देख सकते हैं दोस्तों, इस प्रकार का ये गुफा का निर्माण 2 मंजिला, जिसमें जैन धर्मों के लिए बनाया गया। ये राष्ट्रीय चिन्ह संग्रहालय नई दिल्ली में एक मूर्ति चित्र है। यहाँ पर तुम देखते पा रहे हो कि इस प्रकार की गुफाएं की खुदाई की होगी। तो फिर देखते हैं आगे। इस तरह के शानदार सांचों का निर्माण शिल्पकारों को सारा खर्च संभवतः राजा रानी को ही देने थे। इसका जो जितना भी खर्च हुआ करता था इसमें कि वो है राजा या रानी देते थे, और उन्हें उपहार या इमारत की सजावट भी की जाती थी। जैसे हाथी दांत का काम करने के लिए वह श्रमिकों संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार तोरण बनाने का खर्च दिया। इसकी सजावट के लिए पैसे देने व्यापारी, कृषक और माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार इत्यादि का ये खर्च दिया करते थे। तो अब बात करते हैं बच्चों कि ये किस प्रकार के चित्रकला थे। तो इसमें दिखाया गया है कि स्त्री पुरुष दोनों शामिल होते थे। नए खंबे, रेलिंग, दीवारें, खुदाई इत्यादि इनमें करने जाओ तथा जितने सारे लोग इन्हें बनाने और सजाने पर अपना योगदान देते थे, इसके बारे में हमने चैप्टर 8 में विस्तृत रूप से पढ़ा है। अब देखते हैं दोस्तों आगे चित्रकला क्या थी। चित्रकला के बारे में देखते हैं। अजंता को मानचित्र में 7 में आप अजंता को ढूंढो, और वह जगह जहाँ पर पहाड़ों को में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाओं को खोदी गई, मतलब कि जो पहाड़ों को खोदकर जो बहुत सैकड़ों सालों पहले जो गुफाओं की खोदी गई, उनमें ज़्यादातर वह बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाई गई थी। इनमें कुछ चित्रों के द्वारा भी सजाया जाता था, और कुछ यहाँ पर उदाहरण के लिए भी देखने को मिला। गुफाएं अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मतलब कि गुफा के अंदर बहुत अंधेरा होने के कारण उनको मसाले जलाकर उसमें रोशनी करते थे, जिसमें कि वह सब कुछ दिख सके। और 1500 साल पहले भी यह चमकदार थे। ये रंग पौधे और खनिजों के बनाए जाते थे। यह एक महान प्रकार की है कृति बनाने वाला कलाकार ही अज्ञात है। अजंता के चित्र के तुम्हें इनमें कुछ प्रत्येक चित्र को खोजा गया जिसका वर्णन आपको करना है। जैसे कि इसमें दिखलाया गया है कि इस प्रकार का ये चित्र है, इसको किस डिजाइन किया गया है, इसके बारे में कि है किस तरीक़ा से बना है। तो अब देखते हैं दोस्तों आगे। अब देखते हैं कि पुस्तकों की दुनिया क्या थी। पुस्तकों की दुनिया, इस युग में कई प्रसिद्ध महाकाव्यों की रचना की गई। इन उत्कृष्टों की रचना स्त्री पुरुषों
वीर गाथाएं देवी देवताओं से जुड़ी थी। ये किससे जुड़ी थी? स्त्री पुरुष और वीर गाथा के देवी देवताओं से जुड़ी थी। करीब 1800 साल पहले यह प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिल्पादिकारम की रचना जो इंगालो नामक कवि ने, किसने की थी? इंगालो नामक कवि ने इसकी रचना की थी। जो इंगालो कोवलन नाम के एक व्यापारी की कहानी मिलती है। यह पुहार में रहता था। वह अपनी पत्नी कन्नी की उपेक्षा कर वह नर्तकी माधवी से प्रेम, मतलब कि वह जो अपनी पत्नी की उपेक्षा कर वह नर्तकनी, कौन थी नर्तकनी? माधवी से प्रेम करने लगा था। कौन करने लगा था? जो पुहार में रहने वाला कौन व्यापारी? कोलन नामक व्यापारी जो था वह अपनी पत्नी से कन्नी से उपेक्षा करने लगा और नर्तकी कौन थी? माधवी, जिससे कि वह प्रेम करने लगा। बाद में कन्नरी पुहार को छोड़कर मदुरै चली गई। जो कन्नगी जो थी वह पुहार को छोड़कर कहाँ चली गई? मदुरै चली गई। और फिर पांड्य राजा के दरबारी में जौहर के कोवलन पर चोरी का झूठा आरोप लगाया और जिस पर राजा ने उसे प्रायदंड के दिया और कन्नगी ने जो उसे प्रेम करती थी वह अन्य कारण से वह दुख शेष में भर गई और मदुरै शहर का विनाश कर डाला। किसने? कन्नगी ने। अब देखते हैं दोस्तों, शिल्पादिकारम से लिया गया एक वर्णन किस प्रकार का इसमें वर्णन मिलता है, इसके बारे में बतलाया गया है, जिसमें कवि ने कन्नगी के दुख की किस तरह से, कन्नगी के जो दुख था उसको किस तरीके से इसमें वर्णन किया है। जो मेरा दुख तो देखोगे तुम मुझे सांत्वना तक नहीं दोगे। जो मेरा दुख है उसे तुम आप देखोगे तो उसे सांत्वना तक भी नहीं दे सकोगे। क्या है? यह है विशुद्ध सोने से भरा सुंदर तुम्हारा शरीर बिना धूल से सना है, यूं की पड़ा है और कहाँ क्या न्याय है। गोलधुरी इस स्वर्णिम आभा पुलवामा के सुंदर फूलमाला से ढकी सुंदर वक्षस्थल वाले तुम जमीन पर गिरे हैं, अकेले असहाय और तलाश होकर खड़ी हूँ। और क्या ईश्वर नहीं है? इस देश में ईश्वर नहीं है, पर क्या स्थान पर वह ईश्वर को इस तरह रह सकते हैं जहां राजा के तलवार में विषय की प्राण लेती है और फिर ईश्वर को क्या ईश्वर नहीं है? यह नहीं है। कौन बोलती है? कन्नगी। तो फिर देखते हैं दोस्तों कि एक और तमिल महाकाव्य जो मणि मेखलाई के करीब 1400 साल पहले सत्तनार द्वारा लिखा, किसके द्वारा लिखा गया? सत्तनार के द्वारा लिखा गया। कब लिखा गया है? वह है 1400 साल पहले। कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी, जिसमें क्या लिखा गया? कोवलन और माधवी की बेटी की कहानी की ये रचना है, जिसमें कई सदियों से पहले खोई गई थी वह, किंतु उनकी पांडुलिपि दोबारा लगभग 100 साल पहले मिली। अन्य लेखों में कालिदास, जिनके बारे में चैप्टर 10 में आपने पढ़ा, कालिदास के बारे में तो पढ़ा है। अब देखते हैं बच्चों आगे क्या है। आगे यह है मेघदूत का एक श्लोक, मतलब कि मेघदूत पर क्या श्लोक है। यहाँ उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मेघदूत एक अंश दिया गया। मेघदूत का किसमें क्या दिया गया? इसका एक अंश दिया गया। वह विरही प्रेम बरसात के बादल को अपना संदेश बनाने की कल्पना करता है। जो कि बरसात का जो बादल है उसको किस प्रकार की उसकी संदेश की संरचना बनाने की कोशिश करता है। देखो इसमें किस तरह के कवि ने बादलों के उत्तर की ओर जाती ठंडी हवा का वर्णन किया, मतलब कि जो उत्तर की ओर जाती हुई ठंडी हवा है उसके बारे में उसका वर्णन किया गया। तुम्हारे बौछारों से मुलायम हो उठी मिट्टी की भीनी खुशबू से भरे हथियार, जो कि
जो तुम्हारे जैसे कि जो हवा चलती है उसकी जो बौछार आती है, बौछार से जो मिट्टी जो है भीगी या भूनी हो जाती है, तो जिसमें से थोड़ी खुशबू सी भरे से महसूस होता है। हथियार से वह सांस से बसी, जो हथियार है उसके सांसों से बसी हुई है। जंगली गूलर पकाने वाली, मतलब कि जो जंगली गूलर है उसको पकाने वाली होती है। शीतल बयार तुम्हारे हाथ से धीरे धीरे वही, मतलब कि जो शीतल है वह धीरे धीरे करके वह तुम्हारे हाथ से निकलते जाएगी। तो क्या तुम्हें लगता है कि कालिदास की इस प्रकार की प्रेम कहानी से? अब देखते हैं पुरानी कहानियों का संकलन तथा संरक्षण। किस प्रकार के इन कहानियों का संकलन किया गया, किस प्रकार से इनका संरक्षण किया गया। तो हिंदू धर्म से जुड़ी कई कहानियां हैं जो कि बहुत पहले प्रचलित थी। इसी काल में लिखी गई पुराणों भी शामिल हैं। पुराणों का शाब्दिक अर्थ है प्राचीन या पुराणों के पुराणों। विष्णु पुराण, शिव पुराण, दुर्गा, पार्वती, देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां मिलती हैं। इन देवी देवताओं की पूजा कई विधियों द्वारा की गई है। इसके अतिरिक्त है संसार की दृष्टि से तथा राजा के बारे में कहानियां हैं। अधिकतर पुराणों में सरल रूप से सरल श्लोकों को लिखा गया है, जिसमें कि सब कुछ उन्हें सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। और फिर स्त्रियां, शूद्र, जिन्हें वेद पढ़ने, जो स्त्रियां और शूद्र होते थे उन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी और वे सुन सकते थे, मतलब कि जो कोई भी उसको पढ़ाकर सुना सकता था। कौन? पुरोहित वर्ग या ब्राह्मण लोग उनको पढ़कर सुना सकते थे, परंतु उनको वेद छूने की अनुमति नहीं थी। पुजारी मंदिरों में किया करते थे जिससे लोग सुनते थे। जो पुजारी मंदिर के लोग होते उनको पाठ किया करते थे, जिससे लोग उनके माध्यम से सुना करते थे। किनको? वेद और पुराणों को। जो संस्कृत महाकाव्य में महाभारत, रामायण लंबे समय से लोकप्रिय हैं और तुम में से कुछ बच्चे कहानियां से परिचित भी होंगे कि महाभारत में कौरव और पांडवों के बीच में क्या हुआ था। अब इसके आगे देखते हैं बच्चों, पांडव और कौरव के बीच। पांडवों के बीच हुई कहानी के बीच में सुदेश का गुरुवंश राज के राजधानी कौन सी थी? वह हस्तिनापुर थी। हस्तिनापुर की गद्दी से प्राप्त हुए। तो यह कहानी तो बहुत पुरानी है। आज के लोग में जो रूप में जानते हैं वह करीब करीब कब से 1500 साल पहले, जो कहानी जो है 1500 साल पहले लिखी गई, जिसमें पुराणों में, महाभारत में दोनों में इसमें लिखा गया है, जिसमें व्यास नाम के ऋषि ने इसे संकलित किया। किसको? महाभारत को। महाभारत भगवत श्री गीता में कहा गया है कि जिसके बारे में तुमने चैप्टर 9 में पढ़ा है कि रामायण की कथा को कौशल के राजकुमार राम के बारे में। रामायण की जो कथा है, कौशल के जो राजकुमार थे, कौन थे? वह राम के बारे में। उनके पिता उन्हें वनवास दे देते हैं। उनकी माता सीता को लंका के राजा रावण अपहरण करके ले जाते हैं। फिर सीता को वापस पाने के लिए राम को रावण से लड़ाई करनी पड़ती है। फिर इसमें विजय होकर कोमल की राजधानी अयोध्या लौटे, जो युद्ध को जीतकर कौन? राम। और फिर वहां से सीता को लेके आने के बाद वह कोमल की राजधानी अयोध्या लौटे, हस्तिनापुर नहीं, अयोध्या लौटे। तो इस तरह से यह रामायण का प्राचीन कहानी थी। जिस शब्द में लिखित रूप से वह है संस्कृत रामायण में लेखों में, जिसमें कि वाल्मीकि जी ने लिखी। किसमें? संस्कृत में रामायण को वाल्मीकि जी ने लिखी। तो इस उपमहाद्वीप में विभिन्न भागों में महाभारत, रामायण भिन्न भिन्न रूपों में लोकप्रिय इस प्रकार के नाटक, गीत, नृत्य भारी परंपरा उभरी है, जिसके तुम्हारे राज्यों में से रूपांतरित हैं। तो देखते हैं दोस्तों आगे। अब हम आम लोगों के द्वारा कही जाने वाली कहानी, मतलब कि कहने का ये है आम लोगों के द्वारा जो कहानी कही जाती थी वह किस प्रकार है। आम लोगों की कहानियों, कविताओं, गीतों, रचना, गाना गाते थे, नाचते थे, नाटकों को खेलते थे, और इसमें से कुछ समय के साथ जातक, पंचतंत्र की कहानियां भी देखने को सुरक्षित मिलती हैं। इन कथाओं को हम अक्सर स्तूपों की रेलिंग तथा अजंता के चित्रों के द्वारा दर्शाई गई, जिसमें कि अगले पृष्ठ में दी गई है।
जिसमें इसमें बतलाया गया है दोस्तों, आप देखेंगे कि बंदर का राजा की कहानी, मतलब कि बंदर राजा की कहानी। तो एक समय बंदरों का एक महान राजा था। कौन था? बंदरों का एक महान राजा था। वह हिमालय गंगा नदी के किनारे जो कब था 80,000 अनुयायियों के साथ रहता। कौन रहता था? वो बंदर रहता। किसके साथ? कितने थे? 80,000 अनुयायियों के साथ में रहता था। और इन बंदरों को खास तौर पर पेड़ पर बहुत लोकप्रिय थे। आम मीठे होते हैं, इसीलिए स्वादिष्ट, और आम धरातल पर नहीं उगते क्योंकि वह पेड़ों पर उगते हैं। एक दिन पका हुआ आम गंगा नदी में गिर गया तो बहते बहते वाराणसी तक पहुंच गया। गंगा नदी में गिरा हुआ है, बहते बहते कहाँ पहुंच गया? वह वाराणसी तक है। उस वक्त नदी पर वहां पर राजा नहा रहा था, तो वह आम जो राजा वहां पर उस वक्त नदी पर पानी नहा रहा था, तो वह आम जो था वह राजा को मिला। तो उसे चक्कर वह हैरान हो गया कि इतना मीठा फल जो जंगलों में देखकर वह करने वाले कुछ पूछा कि क्या वह आम का पेड़ ढूंढ सकते हो या नहीं। तो राजा को हिमालय की पहाड़ी पर ले गए कि इस प्रकार के मीठे आम कहाँ मिलेंगे। तो यह पहुंचा और राजा ने उसके दरबारियों को खूब आम खिलाए। और रात में राजा ने देखा कि बंदर भी पके आमों का मजा ले रहे हैं। राजा को यह बात बुरी लगी कि उसने उन्हें मार डालने का फैसला किया। किसने? राजा ने। किसको? बंदरों को मार डालने की फैसला किया कि ये बंदर आम खा रहे हैं। तो बंदरों के राजा ने अपनी प्रजा बचाने की एक योजना, तो फिर बंदरों के राजा जो था उसने की अपनी प्रजा को किस प्रकार नष्ट होने से बचाया जाए, उसने की फिर एक योजना बनाई। उसने आम के पेड़ों की टहनियों को तोड़कर उन्हें आपस में बांधकर नदी के पर एक पुल बनाया। मतलब कि आम की जो टहनियाँ थी, जैसे कि ये जा रही, अब नदी जा रही, अब इस रास्ते से इस रास्ते पर कैसे आए। तो इसमें उन लोगों ने किया, जो आम की टहनियाँ थी उनको तोड़ के ऐसे करके करते 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 उन्होंने एक रास्ता बनाया। टहनियों को तोड़कर उसने रास्ता आपस में बांधकर उन्हें नदी को रास्ता बनाकर नदी को पार करने के लिए एक पुल का निर्माण किया। जो इस छोर से उस छोर पर पकड़े जा रहे थे, तभी सारी प्रजा ने नदी को पार कर लिया। और फिर प्रयास में से वह इतना बहुत थक गए कि वह मरणासन्न होकर गिर पड़ा। मतलब कि इस प्रकार के प्रयास करते करते वह इस प्रकार से थक गए कि मरणासन्न हो गया। राजा ने जब यह सब कुछ देखा तो उसने बंदर राजा को बचाने की काफी कोशिश की। वह सफल ना हुआ और बंदर राजा की मृत्यु से उसे शोक हुआ और राजा ने उसे पूरी सम्मान दिया। किसको? बंदर राजा को। महाभारत में भरहुत के एक स्तूप से मिले एक पत्थर में उकेरे गए चित्रों को भी दिखाया गया, जिसमें कि क्या तुम बता सकते हो कि इसमें कहानी का कौन सा हिस्सा दिखाया गया है और कौन सा हिस्सा इसमें भूला गया, छोड़ा गया। तो अब देखते हैं बच्चों आगे कि विज्ञान और उसकी पुस्तकें के बारे में क्या है। विज्ञान और उसकी पुस्तकें, यह गणित खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत आर्यभट्ट नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने लिखा कि रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर, मतलब रात में पृथ्वी जो होती है अपनी धुरी पर चक्कर लगाती है। इसकी वजह से उन्हें इस प्रकार के रोज सूर्य निकलता है, डूबता है और ग्रहण करते वैज्ञानिक तर्क ने उन्हें वृत्त की परिधि को मापने के लिए एक दृढ़ निकाली और वह लगभग उतनी ही सही है जितनी कि वह आज प्रयुक्त है, जो कि गणितक खगोल शास्त्र के थे। अब देखते हैं दोस्तों कि शून्य और आयुर्वेद क्या है। तो अंकों का प्रयोग करने से होता है जब वह भारत गणितज्ञ शून्य के लिए चिन्ह आविष्कार किया। गिनती के पद अरबों के द्वारा बनाई गई और एक यूरोप में फैल गई। आज भी यह पूरी दुनिया में प्रयोग होती है। कौन? शून्य।
रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए गिनती करते थे और उनके बारे में और भी जानकारी हासिल करने की कोशिश करते थे। मतलब कि शून्य क्या है। आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान का एक विख्यात पद्धति है जो कि प्राचीन भारत में विकसित हुई। और प्राचीन भारत में आयुर्वेद दो प्रसिद्ध प्रचारक थे। कौन थे? चरक द्वितीय ईस्वी तथा श्रुति चौथी ईस्वी। और चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि की एक उल्लेखनीय पुस्तक जो अपनी सुनिश्चित संहिता से सुश्रुत ने शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया, जिसमें इस पुस्तक में। अब देखते हैं दोस्तों आगे अन्यत्र क्या है। तो कागज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा, क्योंकि कागज हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। जो किताबें पढ़ते हैं वह कागज पर छपी होती हैं, उसी तरह लिखने के लिए हम कागज का ही उपयोग करते हैं। कागज आविष्कार करीब लगभग 1900 साल पहले काई लुन नाम के व्यक्ति ने चीन में की थी। किसने की थी? काई लुन नाम के व्यक्ति ने कब कहाँ की थी? चीन में की। कब की थी? 1900 साल पहले। तो उसने पौधे में जैसे कि रेशे, कपड़े, रस्सियों और पेड़ों की छालों को पीट कर लुगदी बनाया और उनको भिगोकर फिर लुगदी बनाकर उन्हें निचोड़ा और फिर सुखाया। इस तरह से वह कागज बनाया। आज भी हाथ से कागज बनाने के लिए इस विधि का अपनाया जाता, मतलब कि इस विधि के द्वारा ही कागज का निर्माण या बनाया जाता था। कागज बनाने का तकनीकी मंदिरों सदियों तक रहा। करीब 1400 साल पहले वह पहले की कोशिश करते रहे। फिर देखते हैं दोस्तों, इसके लिए कुछ उपयोगी शब्द दिए गए हैं जिसके बारे में हम देखते हैं। स्तूप क्या है? मंदिर क्या है? चित्रकला क्या है? महाकाव्य क्या है? कहानी क्या है? पुराण क्या है? गणित क्या है? विज्ञान क्या है? इन सभी के बारे में हमने अभी पढ़ा है। इसके तुरंत बाद ही जापान तक फैल गई और 1800 साल पहले यह बगदाद में पहुंची और फिर बगदाद में यूरोप, अफ्रीका, एशिया तथा अन्य उपमहाद्वीपों पर इस तरह से कागज बनाने की जानकारी पहुंच गई। बगदाद से लाई गई कागज बनाने की जानकारी। कहाँ से लाई गई? बगदाद से। देखते हैं दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण तिथियां दी गई हैं जिसके बारे में बात करते हैं। स्तूप का निर्माण कब हुआ? 2300 साल पहले। अमरावती कब? 2000 साल पहले। कालिदास कब आए? 1600 साल पहले। फिर लोहा स्तंभ भीतर गांव के मंदिर अजंता का चित्रकारी 1500 साल पहले। दुर्ग मंदिर 1400 साल पहले। तो स्तूप क्या है? शिखर क्या है? मंडप क्या है? गर्भगृह क्या है? प्राचीन क्या है? इसके बारे में दी गई हैं जिसकी किसई जोड़ी का मिलान करना है। गर्भगृह एक मंदिर के अंदर एक गुफा होती है, इसके बारे में बताना है। और अब देखते हैं खालिस्तान क्या है। खालिस्तान एक बड़े गणितज्ञ थे। कौन थे गणितज्ञ? और वे देवी देवताओं की कहानी मिलती है। देवी देवताओं की कहानी कहाँ मिलती है हमको? वेद पुराण में। और गणितज्ञ कौन थे? आर्यभट्ट थे। को संस्कृत रामायण किसने लिखी थी? वाल्मीकि ने। खालिस्तान दो तमिल काव्य थे, ये तो आपको ही बताना है। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, इनके बारे में तो आपको पता होगा। इसके क्या करना है इनको, जिसके कहानी को पढ़िएगा और फिर इसके बारे में कुछ लिखने की कोशिश कीजिएगा। फिर इसमें बताया गया आओ करके सीखें। इमारत तथा स्मारकों को अन्य प्रकार के सक्षम विकलांग के लिए तथा अन्य प्रवेश द्वार कैसे बनाएं और उनके लिए सुझाव दें। मतलब कि यहाँ पर जो बड़ी बड़ी इमारतें हैं उनको और स्मारक हैं उन्हें दिव्यांग लोगों के लिए किस तरह से बनाएं कि उनको आसानी चलने में, आने जाने में आसानी हो। कागज से अधिक उपयोगों की सूची बनाएं। मतलब कि कागज से क्या क्या बनाया जाता है। इस अध्याय में तुम्हें हम क्या देखने को मिलते हैं इसके बारे में बताया गया है। जैसे कि दोस्तों इसमें बताया गया है कि हमने वर्ष
वर्ष की शुरुआत 2000 शुरुआती बिंदु को जिसमें रखकर घटनाओं के विभिन्न होने वाली अनुमानित मानित तिथियों की जानकारी दी गई, जिसमें अन्य पुस्तकों के बारे में हम तुमने पढ़े होंगे जिसके बारे में इसको बतलाया गया। जैसे कि पुराण का अध्ययन कब हुआ, अध्ययन 2 में दिया गया है। मिहिरगढ़ अध्याय 2 में आपको मिलेगी। कृषि पालन जो कि 600 ईसा पूर्व हुआ। हड़प्पा के नगरों का विकास कब हुआ, 2700 से 1900 ईसा पूर्व। ऋग्वेद की रचना कब हुई, 1500 से 1000 ईसा पूर्व, 1500 से 1000 के बीच में। महाजनपदों तथा गंगा के मैदानों के इलाकों का में नगर का विकास, उद्विग्नाश, जैन धर्म, बौद्ध धर्म के बड़े बड़े विचारकों का हुए लगभग 500 ईसा पूर्व। पश्चिमोत्तर में सिकंदर का आक्रमण 327 से 325 ईसा पूर्व। चंद्रगुप्त के मौर्य राजा बना 321 ईसा पूर्व। अशोक का शासनकाल लगभग 272 से 268 ईसा पूर्व, 231 ईसा पूर्व के बीच हुआ। संघ साहित्य की रचना कब हुई, 300 से 300 ईसा पूर्व से 300 ईसा। कनिष्ठ का लगभग 78 से 100 ईसा और गुप्त साम्राज्य की स्थापना 320 ईसा पूर्व ईसा में। और बल्लभ परिषद जैन धर्म के साहित्य 512 से 521 ईसा। और फिर इसमें हर्ष के शासनकाल 606 से 647 दिया गया है दोस्तों। इसी तरह चीनी यात्री का शशांक कब आया, भारत कब आया, 630 से 643। पुलकेशिन द्वितीय का शासनकाल कब से था, 609 से 642। तो इस घटना से के लिए अशोक के शासनकाल के शुरुआती तिथि के रूप में तुम्हें एक से एक अधिक तिथियां को देखने को मिल सकती हैं, जिसमें ऐसा है क्योंकि इतिहासकार इस बात से एक मत नहीं थे और इस सही तिथि का क्या है प्रश्नवाचक आज भी है, जो चिन्ह भी साथ दी गई तिथियों से संकेत पता कर सकते हैं तथा तिथियां निश्चित नहीं है। तो इस मानचित्र में विभिन्न तरीके से इनको सभी देश अपने सभी राज्यों के बारे में बतलाया गया है। जैसे कि जम्मू कश्मीर आज की स्थिति में देखें तो हम इसको डिवाइड करके इसमें जेके और ये पूरा हिस्सा किसका हो गया, लद्दाख का, जो कि एक यूनिट टेरिटरी मतलब कहने का ये केंद्र शासित प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है, हरियाणा है, दिल्ली है, राजस्थान मिलेगा आपको, और गुजरात मिलेगा, मध्य प्रदेश मिलेगा जिसको अब हृदय प्रदेश कहते हैं, उत्तर प्रदेश है, फिर इंटरनेशनल बाउंड्री आपको नेपाल मिलेगा, फिर चीन मिलेगा, फिर इसके बाद क्या भूटान है, सिक्किम है, बिहार है, फिर झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, तेलंगाना है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, गोवा है, केरल है, तमिलनाडु है, पांडिचेरी है, आंध्र प्रदेश है, फिर इसके बाद आएगा आपका बंगाल है, और फिर बांग्लादेश है, मेघालय है, असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मणिपुर है, मिजोरम है, त्रिपुरा है। और ये इंटरनेशनल बाउंड्री किसकी है, ये म्यांमार की है। और फिर ये बंगाल की खाड़ी है और ये अरब की खाड़ी है। तो दोस्तों आज हुआ हमारा एनसीईआरटी हिस्ट्री की क्लास 6 की एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट हुई। अब 2 से 3 दिनों के बाद हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की एनसीईआरटी, जिसमें कि हम बात करेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि मैं आपके कमेंट देखूं और कमेंट पढ़ के मुझे मोटिवेशन मिलता है, जिससे कि मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाऊं। और मेरी इन वीडियो में क्या कमियां हैं तो उन त्रुटियों के बारे में बतलाइएगा, जिससे कि मैं उनको और अच्छे से इम्प्रूव करूं और आपके लिए अच्छे से अच्छा लेक्चर लेके आऊं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ओके बाय, जय हिंद।